हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ्स और ईवीएस दोनों का मिक्स मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए जो मैं आज करा रहा हूँ, ये आपका पेपर 1 के लिए, ठीक है। सीटेट पेपर 1 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, पेपर फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंसंट्रेट के साथ वीडियो को देखना है, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप मत करिए दोस्तों, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार जय हिंद लिखें सभी भाई बहन, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग जय हिंद अवश्य लिखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, ठीक है। जी हाँ, जय हिंद दोस्तों। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों एकदम से इम्पोर्टेंट, जिसे इम्पोर्टेंट कहते हैं ना, जो क्वेश्चंस बिल्कुल आने चाहिए सेम वो क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा गहन मेहनत के उपरांत इसको मैंने बनाया है, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं एकदम से अच्छे तरीके से, ठीक है। जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं। इस प्रश्न को बताएं कि कांसा, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, के बारे में निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। और लास्ट है आपका, ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। इनमें सही कथन कौन सा है, यह आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन एक बार में लगा देता हूँ। अब बताइए कौन सा आपका जो प्रश्न ऑप्शन है वो आपका सही हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें कौन सा आपका सही हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो आप ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, तो ध्यान रखिए जो कांसा है जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हमारा ब्रॉन्ज होता है जिसे कांसा कहते हैं, उसे कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं ब्रॉन्ज की वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। यह कथन सही है। क्या सही है? तो ध्यान रखें, यह कथन एकदम से गलत है दोस्तों। ब्रॉन्ज की वस्तुएं एल्यूमिनियम की तुलना में हल्की नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखिए, हल्की नहीं होती। इसको आप ध्यान रखिए, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो आपका यानी कि आपका बी सही है और सी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से दोस्तों करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। जा इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये आपका मैथ का प्रश्न है, ठीक है। जी हाँ, थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा करते हैं, उसके बाद ऑप्शन और प्रश्न एक ही बार में लगाएंगे अभी, आप टेंशन ना लें। जी हाँ, बताएं, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। समझेंगे कि इसमें कहा क्या गया, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। और लिखा क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि 306 लिखा है, 408। तो उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, 30 6, 40 8, 460, 40 10। तो ये पढ़ा। अब पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पे नोटिस करने वाली आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस तो आपको दिखाए ही नहीं, ठीक है। जी हाँ, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके बाद में सब पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में लगा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। अगला है, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ और कष्टदायक लगती है। नेक्स्ट है, 2 अंकीय संख्याओं से अधिक अंक वाली संख्याओं को पढ़ने व समझने के लिए अंकों के स्थानीय मान का होना अत्यावश्यक है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है आपके अनुसार। फिर मैं आपको बताता हूं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ,
अब देखिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन पूरा लगा दिया एक ही बार में। अब बताएं दोस्तों क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन की बात करें, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। कौन सा छात्र, देखिए छात्र सभी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। कोई स्पीड से सीख सकता है, कोई स्लो सीखता है, ठीक है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई स्पीड से सीखता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को ही पढ़ना आसान लगता है। देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर वो स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता तो दोस्तों 2 अंक की संख्या को भी नहीं पढ़ पाएगा। ध्यान रखिए गलत हो जाएगा एकदम से। नेक्स्ट, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ और कष्टदायक लगती है, ये तो नेगेटिव पॉइंट है बिल्कुल सरासर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वह 2 अंकीय संख्याओं को अधिक अंक वाली संख्याओं को पढ़ने व समझने के लिए अंकों के स्थानीय मान का होना अति आवश्यक है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं तो एक बार जय हिंद लिख दें यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाला रोगों का समुच्चय है। दोस्तों ये आपको बताना है। चिकनगुनिया, मलेरिया, म्यादी बुखार। हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और आपका चिकनगुनिया, हैजा, म्यादी बुखार। इस प्रश्न को बताएं दोस्तों, उत्तर क्या हो सकता है आपका इस प्रश्न का। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। कुछ भाई बहन तो कमेंट ही नहीं करते, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कमेंट सभी लोग करिएगा, ठीक है ना, सभी लोग कमेंट करिए। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर तो जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ बताएं। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ, चिकनगुनिया होता है, बिल्कुल मच्छर से होता है। मलेरिया मच्छर से होता है पर म्यादी बुखार नहीं होता, गलत हो जाएगा। हैजा होता है, हैजा नहीं होता है, हैजा पानी से होता है। डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा दोस्तों, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ेंगे बहुत ही धैर्यपूर्वक, ठीक है। जी हाँ बताएं। अब देखते हैं इसके लिए। जी हाँ, अब बताइए कि कक्षा 4 के लिए स्कूल के मूल्यांकन का प्राचल होगा केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना। केवल यहाँ पर पीएम और आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप पीएम और लिख लीजिए, यहाँ पर ध्यान रखिए पीएम, ठीक है, एएम और पीएम। तो एएम और पीएम की संकल्पना। अगला है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, या फिर लास्ट है आपका। देखिए पढ़ने से पहले ही मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों, हमेशा मैंने आपसे क्या कहा है कि दोस्तों जब भी आपको केवल दिखता है, जब भी आपको केवल दिखता है, आप क्या करेंगे उसका, क्या करेंगे दोस्तों उसका, तुरंत काट देंगे, देर ही नहीं लगानी, तुरंत काट देंगे कि आपको देर ही नहीं लगानी। तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, इसको काट सकते हैं। और अगला दोस्तों आता है अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। अब बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। कुछ लोग कमेंट नहीं करते, ये बहुत ही गलत बात है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कमेंट सभी लोग करिएगा। जी हाँ बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। जी हाँ कमेंट करिए, सभी भाई बहन कमेंट करिए। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ बताएं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, हमेशा मैंने क्या कहा, जहां पर केवल आएगा, देखिए इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है, इसमें भी केवल है, तुरंत सबको काट दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, एकदम से सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, कि किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस प्रश्न को आप पढ़िए।
जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? बताएं दोस्तों, लगभग कितनी हो सकती है? आप सभी भाई बहन कमेंट करें कितनी हो सकती है। जी हाँ, बताएं बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, जल्दी से बताएं, जल्दी कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल भी आपको, ठीक है, क्योंकि आपका जो समय है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। जी हाँ, आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड्स। बताएं दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करें, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम देखते हैं 9.7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 9.7 और गुणे 110, ठीक है, यही तो कहोगे आप। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद हम अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं जी हाँ, बिल्कुल सही, 1067 आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या होगा? मीटर होगा दोस्तों, ठीक है। आप जब इसको करोगे ये आपका मीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, किलोमीटर, सॉरी, एक सेकेंड। जी हाँ, मीटर होगा, ये मीटर होगा। तो आप जब मीटर होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तभी तो मीटर होगा, यानी कि 1.67 मीटर। ये है किसी में बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये राइट आंसर यही आपका होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों मैथ का नहीं है, ईवीएस में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, क्या संकेत करती है? हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, अगला है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, और नेक्स्ट है गणित के खेलों का सृजन करना। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। कोई भी भाई बहन इसको गलत ना करे दोस्तों। जी हाँ, बताएं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है दोस्तों। बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, देखिए नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा दोस्तों, सी होगा। सी इज द राइट आंसर। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना ही गणित की लंबी आकृति का संकेत है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है दोस्तों? यह आपको बताना है। अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, या फिर जनवरी से मार्च तक। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जी हाँ, एनसीईआरटी से है। आपको ईबीएस क्लियर करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिए। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आप नहीं पता है तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। बिहार के जो राज्य हैं उनके लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपके लिए बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार की फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ, और यदि आपको लाइव क्लास एकदम से सही तरीके से चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल से कैसे ज्वाइन होंगे, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, इस क्वेश्चन को बताएं कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। क्या है दोस्तों? संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई,
एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, या फिर गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। दोस्तों बताएं कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोधन का संभावित संकेत क्या हो सकता है, तो बताएं। ठीक है, देखिए इस चीज़ को अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा तो आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं समझते हैं कोई बात नहीं है। चाक्षुष का मतलब तो आप समझते हैं कि देख नहीं पाता है। ठीक है, चाक्षुष का मतलब क्या है, देखने में कोई प्रॉब्लम या फिर देख ही नहीं पाता, ये आपका चाक्षुष कहलाता है। तो आप समझते हैं गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। जब समय देखेगा, घड़ी को देखेगा तो दिखेगा ही नहीं उसे ठीक से, तो ये चाक्षुष अवरोधन है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ बताएं, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। इस प्रश्न को करने के लिए आपको दिए जाते हैं यहाँ 1 मिनट देते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगता है कि लेंथी क्वेश्चन होगा, तो इसलिए आपको 1 मिनट दिया जाता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। जी हाँ, सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा करने की कोशिश जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, जरूर करने की कोशिश करिए। जी हाँ, बताएं दोस्तों, आपको 1 मिनट दिया जाता है। 1 मिनट में तो आप कर सकते हैं ना, जल्दी से करिए, कॉपी पेन जल्दी से फटाफट से करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, बताएं दोस्तों। यहाँ चलिए, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर चली और 18 जुलाई 2014 को 4:45 पर आपकी आकर नागरकोइल स्टेशन पर आकर रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो कितना समय हुआ, यानी कि आपका 5:45 से 4:45 तक कितना समय हुआ दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा काउंट करिए, तो आपका ये होगा, जी हाँ, आपका ये हो जाएगा 47.5 हो जाएगा दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हैं, यदि हमें औसत गति निकालनी है, एवरेज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने किलोमीटर वो गई, यानी कि ट्रेन जो थी, रेलगाड़ी थी, जितने किलोमीटर गई उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, तो 2649 को इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2649 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पूरा तो नहीं कटना चाहिए, पर फिर भी आपका जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 56 क्या होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैथ से थोड़ा सा रिलेट करता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैथ का नहीं है, ध्यान रखें, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका ईवीएस में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, बताइए दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे हैं आज के। जी हाँ, आज के क्वेश्चंस कमेंट करें, क्वेश्चंस कैसे हैं बताएं। इस प्रश्न का उत्तर 11, ये आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जहाँ 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है। जैसे मैंने पिछली बार जब मैंने जो सेशन कराया था दिन में 12 बजे, तो उसमें क्या हुआ कि टेक्निकल एरर के कारण क्लास जो है अब ऑटोमेटिक फिनिश हो गई, तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को बचा कर रखा था। मैंने सोचा कि जो रह गए हैं उनके लिए इस वीडियो में कराऊंगा, तो उन्हीं में से आप ध्यान रखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में।
कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ सभी भाई बहन इस प्रश्न का आंसर सही देंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, 11 से इनको भाग देना है और उसके बाद क्या करना है, भागफल और शेषफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न को बताएं दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसके लिए। जी हाँ, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। दोस्तों सही कथन चुनना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके सारे ऑप्शंस। ठीक है, जी हाँ, अब बताएं क्या आपका दूसरा तीसरा चौथा, या फिर पहला तीसरा चौथा, या फिर आपका पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, ये कैसे डबल डबल हो रहे हैं? जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर इसको 4 कर लीजिए इसको। जी हाँ, इसको जो है आप 4 कर लीजिए 3 की जगह पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने क्या किया था, अपनी जान दे दी थी। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। देखिए रेगिस्तान में तो वैसे भी जल नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। क्या ये सही है, या फिर यह अपने तने में जल एकत्र करता है? इन दोनों में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर क्या होना चाहिए। ठीक है, जी हाँ, तो इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करूं तो आप ध्यान रखिए, ये आपका नहीं होगा, ये आपका ओक की विशेषता है। ठीक है, ये आपकी ओक की विशेषता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जो पतले पाइप से पीते हैं पानी के लिए, वो ओक की विशेषता है। यानी कि आपका पहला दूसरा तीसरा किस में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का ये एकदम से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन आता है ये वाला। जहाँ इस क्वेश्चन को आप करिए, ये क्वेश्चन को आप करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठे ही होंगे, तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लिख देंगे 102 गुणे 201। ठीक है, आप इतना लिख देंगे। अब इसमें क्या घटाया जाए, मान लीजिए हम घटा दें x, क्या घटा दें, x घटा दें, तो क्या बच जाएगा आपका 19,999। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा कम है, 19,999 आपका बच जाएगा। ठीक है, जो बोला जाए बस वही आपको लिखते जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लाई आएगा, जी हाँ, आपका मल्टीप्लाई आएगा 20,502। 20,502 आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, और माइनस में क्या है, तो माइनस एक्स बराबर आपका कितना है, तो आपका होगा 19,999। जी हाँ, इतना है, आप सभी लोगों को पता है, इतना तो कर लिया। अब जब इतना कर लिया तो बस कुछ नहीं करना है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर, तो आप क्या करेंगे, जी हाँ, एक्स बराबर आप क्या करेंगे, 20,502 माइनस आप 19,999 को माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, लगभग आएगा आपका, जी हाँ, 503। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि 503 आपका आंसर आ जाएगा, एकदम से दोस्तों सही होगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप ध्यान रखिए इन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, बताएं दोस्तों,
ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, आपको पता है कि बच्चे को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, पर अगर देते हैं तो ईवीएस में किस पर केंद्रित होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर, समय का सदुपयोग पर, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, और लास्ट है आपका मास्टरी लर्निंग पर। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, समय का सदुपयोग, क्या हम जो होमवर्क देंगे, गृह कार्य देंगे, वो समय का सदुपयोग के लिए देंगे, तो आपका ये सही नहीं होगा। ध्यान रखिए, ठीक है। पुनरावृत्ति से कुछ नहीं होने वाला, मास्टरी लर्निंग नहीं करानी है बच्चे को। विस्तारित अधिगम, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, ये आपका अच्छे गृह कार्य की विशेषता होती है। किसमें? ईवीएस के अंतर्गत। ईवीएस के अंतर्गत हमेशा ईवीएस की बात की जा रही है इसमें, ठीक है, किसी और की नहीं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ ईवीएस की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, इस प्रश्न को देखिए। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, वो कौन सी है दोस्तों, बताना है आपको। बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, और लास्ट है भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले करना। आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, अगर हमें क्या करना है, धनराशि को डिवाइड करना है, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 4 बच्चों को लेना पड़ेगा। 4 बच्चों में बेटा 10 रुपए तू ले, 20 रुपए तू ले, 15 रुपए तू ले, सबको दे दिया। तो ये क्या है, रोल प्ले है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही होगा। आप गलत मत करिए, गलत मत करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यह आपको बताना है। बिना मुझे सूचित किए कहीं जाना नहीं, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, और लास्ट है आपका अपना दिन भर का बस्ता लेकर आना। दोस्तों बताएं, यह तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग करेंगे, तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। किसी भी भाई बहन का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, और मैं आशा करता हूं किसी का भी गलत होगा भी नहीं। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, बताएं। तो इसकी मैं बात करूं कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। तो अगर हम बात करें बिना मुझे सूचित किए हुए जाना नहीं, क्या ये प्रासंगिक है या अप्रासंगिक, यानी कि अच्छा है या गलत है, तो सही है दोस्तों। टीचर को बताकर जाना चाहिए अगर कहीं भी जा रहे हैं तो, ठीक है, एकदम से सही होगा। ठीक है, बात करते हैं अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब वहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना जाना है, आप समझते हैं, कॉपी पेन लेके जाना है, एकदम से सही होगा। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में पूछना, बिल्कुल सही है। अपना दिन भर का बस्ता लेकर नहीं जाना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए। जी हाँ, स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं। बताएं, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का शिक्षक का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। योगात्मक आकलन कराना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता तोड़ना, या फिर आपका आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करना। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं।
सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली बूझता है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए, योगात्मक आकलन नहीं है ये, गलत मत करिए दोस्तों। विद्यार्थियों को दहाई और इकाई से परिचित भी नहीं कराया जा रहा है, बच्चों से मजा तो लिया ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना से परिचित कराया जा रहा है, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए। संकल्पना की विस्तृत व्याख्या पर ध्यान देना चाहिए, या फिर एकाग्रता मतलब ध्यान देना है, ठीक है। पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, पाठ के अंत में अधिक प्रश्न पत्र सम्मिलित करना, या फिर अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, तो बताएं। जी हाँ, सिंपल सा है कि ईवीएस के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं, एकदम से सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ईवीएस के अंतर्गत कहा जाता है कि आसपास के वातावरण में रहकर ही सीखना चाहिए, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। अब बात करते हैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना करना, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, और लास्ट है 4 अंकों वाली संख्या के योग और अंतर के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, बताएं, जल्दी से कमेंट करें, आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड्स। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही। तो ध्यान रखिए, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, क्या ये संख्या पद्धति का उद्देश्य होता है। तो आप कहीं ना कहीं कहोगे कि ये तो गलत है दोस्तों, ऐसा थोड़ी है। 6 अंकों तक गणना करना बिल्कुल गलत, इतना नहीं सिखाना है, तीसरे क्लास वाले बच्चों को इतना नहीं सिखाना है, ये सही। या अगर हम बात करते हैं संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे यह सुझाव किया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट करें। यहाँ पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक ही बार में लगा देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से, ठीक है। जी हाँ, और दोस्तों, दिखाई में अगर दिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हो ठीक से, तो अपने वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाइए, उससे क्या होगा, आपको एकदम से सही दिखने पड़ेगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर हम बात करें, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। यह आकलन में शिक्षकों को सुविधा बढ़ाता है, या फिर यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड्स। जी हाँ, चलिए 1 मिनट देते हैं इस प्रश्न को समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ के ही करें दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं ना वीडियो, सभी लोग कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की और आपकी निश्चित सफलता की, ठीक है। जी हाँ, बताएं। तो प्रश्न को एक बार से और पढ़ते हैं, ठीक है। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या सीखे या फिर समझे, यह सुझाव किया गया है इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों, तो अगर हम देखें, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, नेगेटिव पॉइंट है, गलत है। इस स्तर से बच्चे नहीं सीख सकते, नेगेटिव पॉइंट है बिल्कुल। यह आकलन में शिक्षकों को सुविधा बढ़ाता है,
तो केवल सुविधा बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, गलत है दोस्तों। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी दिन में 6:14 से, यानी कि पीएम की बात हो रही है, ठीक है, से 8:02 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, जी हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। और यदि आपको लाइव क्लास का शेड्यूल नहीं पता तो सुन लीजिए, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे, रात्रि 9 बजे आपको लाइव क्लास पर डे मिलता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करते हैं, तो आप जब इसको ऐड करेंगे, जी हाँ, यदि आप इसको ऐड करेंगे कि 6:14 से 8:02 तक का आपका जो समय होगा, तो वो क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, एकदम से सही आ रहा है कुछ लोगों का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 13 घंटे और 48 मिनट का आपका समय होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैंने आपके लिए कराए। आपके सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आपको क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर कमेंट करें। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा आपके एग्ज़ाम के जो चांस हैं, ठीक है, वो 5 जुलाई के लिए ना के बराबर हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप अपनी तैयारी में ढील मत डालिए। यदि आप अभी तक सोच रहे थे कि मुझे 105 प्लस लेकर आना है, तो अब आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे अब 120 प्लस लेकर आना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए, आप ला सकते हैं। मैं मनु वर्मा और श्री गुरु एकेडमी दोनों आपके साथ हैं, लेकिन आपको तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों।